गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और आज हमारा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, जिसे यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। 1 जनवरी 1958 को एक संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसके 6 सदस्य थे: बेनिलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी और इटली। बाद में ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे भी संधि में शामिल हुए, परंतु नॉर्वे कुछ समय बाद संधि से हट गया। 1981 में ग्रीस और 1986 में स्पेन और पुर्तगाल इसके सदस्य बने। जनवरी 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन को यूरोपीय संघ का सदस्य नियुक्त किया गया। इस तरह संघ की सदस्य संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई। मई 2004 में 4 नए राष्ट्रों को शामिल करने के बाद 10 नए राष्ट्रों को शामिल करने के बाद यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 25 हो गई। जिन राज्यों ने संघ की सदस्यता ग्रहण की है वे हैं हंगरी, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, माल्टा और साइप्रस। संघ में सम्मिलित होने वाले 7 राज्य ऐसे हैं जो पूर्व में साम्यवादी शासन के अधीन रह चुके हैं, यानी पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे। जनवरी 2007 में बल्गारिया और रोमानिया के तथा 9 दिसंबर 2011 को क्रोएशिया के सदस्य बन जाने के बाद अब संघ के सदस्यों की संख्या 28 हो गई। क्रोएशिया की सदस्यता 1 जुलाई 2013 से अस्तित्व में आई। 23 जून 2016 को ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने, ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान हुआ। वहाँ के लगभग 51-51.5% लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान किया है। इस मुद्दे पर वहाँ की सरकार भी बदली है, परिवर्तन हुआ है सरकार में, और अभी प्रक्रिया चल रही है। संभवतः 2021 से पहले ब्रिटेन को ये निर्णय लेना है कि वो यूरोपीय संघ में रहेगा या उससे अलग होगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की महत्वाकांक्षा थी कि 1992 तक पूरा पश्चिमी यूरोप एक एकात्मक बाजार के रूप में विकसित हो जाए। राष्ट्रों की वर्तमान सीमाओं को आर्थिक विपणन की दृष्टि से समाप्त कर दिया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर यूरोपीय साझा बाजार को एक सीमा तक मुक्त एकात्मक बाजार के रूप में परिणित कर दिया जाए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना का सबसे बड़ा कारण तो आर्थिक है ही, परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी इसमें है। जो 6 देश हैं उनकी जो सामूहिक सीमा और समान आधार पर आर्थिक और सामाजिक विकास करने का जो आयाम है वो भी इसके विकसित होने का कारण है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांतों की समानता भी आर्थिक समुदाय की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। यूरोप की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, और अगर राष्ट्रीयता की बात से चलें तो पुनर्जागरण संभव नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ना हो, इसलिए यूरोपीय सभ्यता को बरकरार रखने के लिए भी ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय स्थापित किया गया। ये जो संधि है जिसे बेनिलक्स संधि कहते हैं, ये 1957 में शुरू हुई थी और 1 जनवरी 1958 से लागू हो गई। इस संधि के अनुच्छेद 2 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें नंबर 1 है सभी विवादों को जिन्होंने यूरोप को विभाजित कर रखा था सदैव के लिए समाप्त कर देना। दूसरा, यूरोप की प्रतिष्ठा को स्थापित करने और आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल भूमिका अदा करना। तीसरा, संयुक्त कार्यवाही के द्वारा यूरोप के लोगों के कार्य करने की स्थिति और रहन सहन के स्तर में सुधार करना। चौथा, अव्यावहारिक और पुराने व्यवधानों को जिनके फलस्वरूप यूरोप छोटे छोटे बाजारों में विभाजित था समाप्त करना। पांचवा, तकनीकी विकास के साथ बड़े पैमाने के उत्पादन को अधिकांश उद्योगों में लागू करना।
छठा, एक भावी यूरोप के संयुक्त राष्ट्रों का आधार प्रस्तुत करना। संधि के अनुच्छेद 3 में समुदाय की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। जो क्रियाएं हैं उसमें नंबर 1 है, सदस्य देशों में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से तटकर शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवधानों को भी समाप्त करना। दूसरा, गैर सदस्यों के प्रति एक सामान्य तटकर तथा एक सामान्य व्यापारिक नीति अपनाना। तीसरा, सदस्य देशों के अंतर्गत व्यक्ति, सेवा एवं पूंजी की गतिशीलता संबंधी कठिनाई और व्यवधानों को समाप्त करना। एक सामान्य कृषि नीति को अपनाना। एक सामान्य यातायात नीति को अपनाना। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसके कारण साझा बाजार में स्पर्धा का स्वरूप विकृत न हो। उन व्यवस्थाओं को अपनाना जिनके द्वारा सदस्यों की आर्थिक नीतियों में समन्वय हो सके और भुगतान असंतुलन को दूर किया जा सके। संधि के अनुच्छेद 4 में समुदाय के कुछ संगठन बनाए गए हैं, जिसमें महासभा है, परिषद है, आयोग है और न्याय सभा है। 1948 में आर्थिक समुदाय के देशों का विश्व व्यापार में विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। विश्व आयात तथा निर्यात में इसका प्रतिशत केवल 17.5 तथा 12.1 था। समुदाय की स्थापना के समय ये बढ़कर 22.3 तथा 23.9 हो गया था। समुदाय की स्थापना के साथ ही विदेशी व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इस वृद्धि का अनुमान इसी से हो सकता है कि विश्व व्यापार में समुदाय का प्रतिशत बढ़ता ही गया। 1965 में समुदाय के आयात तथा निर्यात 1958 की तुलना में दुगने से अधिक हो गए थे। विश्व के आयात तथा निर्यात में क्रमशः उनका प्रतिशत 28 तथा 29 था। 1968 के बाद के आंकड़ों में नए सदस्यों का व्यापार भी सम्मिलित है। अब विश्व व्यापार में आर्थिक समुदाय का भाग 37% है। इस प्रकार आर्थिक समुदाय विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये उल्लेखनीय है कि 1948 में आर्थिक समुदाय के कुल व्यापार का प्रतिशत विकासशील देशों से भी कम था और अब उनका व्यापार विकासशील देशों से कहीं अधिक हो चुका है। आर्थिक समुदाय के सदस्यों के मध्य आंतरिक व्यापार कर मुक्त हो गया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक समुदाय में श्रम, पूंजी एवं सेवाओं की आंतरिक गतिशीलता भी में काफ़ी वृद्धि हुई है। समुदाय का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में बिना किसी भेदभाव के रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार पूंजी प्रवाह पर से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। 1983 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो गए और इस 25 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए यूरोपीय साझा बाजार आयोग के अध्यक्ष गैस्टन थॉर्न ने इसकी सफलताएं बताई हैं। इसमें पहली सफलता तो ये है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच वास्तव में फिर से मैत्री स्थापित हो गई है। आज के पश्चिमी यूरोप में न केवल युद्ध जैसी कोई बात ही उठती है, अपितु समुदाय के सदस्य देशों के बीच किसी युद्ध की कल्पना भी कठिन है। दूसरी सफलता यह है कि छिन्न भिन्न यूरोप में आज हम एक अपेक्षाकृत एकीकृत क्षेत्र, एक ऐसी संयुक्त मंडी बना पाए हैं जिसमें लगभग 30 करोड़ व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें व्यापार में एकाधिकारवाद विरोधी नीति का लाभ भी मिल रहा है। हमने कृषि और विकास के लिए समान नीतियां निर्धारित की। अन्य क्षेत्रों में भी समन्वय नीतियों और विनियोजित कार्यक्रमों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। इन बुनियादी कामों के अलावा अब संसार के अन्य देशों के प्रति अपनी साझा व्यापार नीति अपनाने और अपने लिए यूरो मुद्रा प्रणाली शुरू करने के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए हैं। राजनीतिक सहयोग के क्षेत्र में भी पिछले 10-12 वर्षों में विदेश नीति सहित सभी प्रकार के मामलों में सदस्य देशों की सरकारों के बीच पहले की अपेक्षा अधिक निकट सहयोग रहा है। मैस्ट्रिक्ट संधि ये यूरोप को एकीकृत करने की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम था। 11 दिसंबर 1991 को नीदरलैंड्स के मैस्ट्रिक्ट नगर में 12 सदस्यीय यूरोपीय समुदाय ने यूरोपीय मौद्रिक संघ के अनुबंध पर
सभी सदस्य देशों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए, जिसके तहत इन देशों में समान मुद्रा का चलन किया गया। साथ ही संधि में प्रावधान भी किया गया कि सदस्य देश एक समान श्रमिक कानून लागू करेंगे। संधि के अनुसार समान मुद्रा के साथ साथ 1 जनवरी 1999 को एक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना भी की जाएगी। संधि में घनिष्ठ सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना का प्रावधान है। 1 जनवरी 1999 से यूरो की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। 12 मुद्राओं को संयुक्त कर एक मुद्रा का रूप देना कई तरह से विलक्षण है। 1 जनवरी 2002 से यूरोपीय संघ के 15 में से 12 देशों ने अपने यहाँ साझा मुद्रा यूरो का चलन किया। यूरोपीय संघ के 2 अन्य देश माल्टा और साइप्रस ने भी 1 जनवरी 2008 से यूरोप की एकीकृत मुद्रा यूरो को अपना लिया, जिससे यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। इसके बाद 11 दिसंबर 2000 को समाप्त हुए नीस शिखर सम्मेलन में जो 10 नए राष्ट्रों को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया गया, जो पहले साम्यवादी शासन के अधीन थे, यानी पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे, जिनमें पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लैटविया, साइप्रस और माल्टा 2004 में यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए। इस विस्तार से संघ की सदस्य संख्या 25 हो गई। ये नए सदस्य निश्चित रूप से यूरोपीय संघ के सदस्य तो बने हैं, परंतु ये कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ भी लेकर के आए हैं। जैसे इनका आर्थिक विकास पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले कम हुआ है। इन देशों में गरीबी का भार भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे कुछ मुद्दों से ऐसा लगने लगा था कि यूरोपीय संघ टूट सकता है। ऐसी कुछ भावनाओं को दिमाग में रखते हुए यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा 2011 में क्रोएशिया को इसका सदस्य बनाया गया और अब यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 28 हो चुकी है। यूरोपीय संघ ने एक संविधान बनाया है। 29 अक्टूबर 2004 को जो यूरोपीय संघ का जो पहला संविधान बन के तैयार हुआ और इस पर हस्ताक्षर करके सदस्य राष्ट्र को अपने देश से इसका अनुमोदन करवाना था। तो यूरोपीय संघ के 25 सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 4 अन्य राष्ट्र रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और क्रोएशिया के नेता भी इस सम्मेलन में, जो यूरोप के कैपिटोलाइन हिल में हुआ था, इस संविधान पर हस्ताक्षर करने संबंधी जो सम्मेलन है वो रोम के कैपिटोलाइन शहर में हुआ। वहाँ पर ये 4 सदस्य देश 25 के अतिरिक्त और आए थे, जिनका नाम रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और क्रोएशिया। ये चारों ही यूरोपीय संघ के सदस्य बनने के इच्छुक थे। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया को सदस्यता प्रदान की गई। इसके बाद 2011 में क्रोएशिया इसका सदस्य बना, परंतु यूरोपीय संघ के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको 2005 में फ्रांस की जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद नीदरलैंड की जनता ने भी इस संविधान को ठुकरा दिया। ऐसे अनुमोदन फ्रांस और नीदरलैंड जो इस यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, उनकी जनता के द्वारा जब इस संविधान का अनुमोदन नहीं किया गया तो यूरोपीय संघ सकते में आ गया था। इसलिए 13 दिसंबर 2007 को यूरोपीय संघ के सुधार संधि की गई, जिसे हम लिस्बन संधि के नाम से जानते हैं। इस लिस्बन संधि में ये प्रावधान किया गया ताकि फ्रांस और नीदरलैंड की जनता की तरह अन्य देशों की जनता इस संविधान से एग्रेसिव ना हो, इसकी खिलाफत ना करे, इसका विरोध ना करे। और ये संधि जनवरी 2009 में लागू हो गई, लेकिन इससे संधि को भी प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपनी संसद से अनुमोदित करवाना है। लिस्बन संधि में प्रावधान है कि जो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता है वो 6-6 महीने की चक्रीय
अध्यक्षता के बजाय 2.5 साल के कार्यकाल में की जाएगी और सदस्य राष्ट्रों के मतों का आवंटन राष्ट्रों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। सदस्य राष्ट्रों की साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मामलों के प्रमुख का पद अधिक प्रभावी करने का प्रावधान भी संधि में किया गया है। यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी यूरोपीय आयोग में सदस्यों की संख्या 27 से घटाकर 17 करने और आयोग में सदस्यों का चुनाव 5-5 वर्ष के कार्यकाल हेतु चक्र क्रमानुसार करने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये एक ऐतिहासिक विवरण मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जिसके द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो 1958 में शुरू हुई थी, वो आज एक परिपक्व साझा बाजार या परिपक्व आर्थिक समुदाय में परिवर्तित हो चुकी है। चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एक स्वप्निल मुहावरे का प्रयोग करते थे, संयुक्त राज्य यूरोप, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर। तो ये मुहावरा अभी पूरी तरह हम कह सकते हैं कि हकीकत भी नहीं है और पूरी तरह स्वप्न भी नहीं है। इसके बीच क्रमशः प्रकट हो रहे हैं और लगातार इस पौधे का विकास हो रहा है। चर्चिल ने अपने स्वप्न के बारे में ये भी कहा था कि मैं कोई संयुक्त राज्य यूरोप के नाम से मशीन नहीं बनाना चाहता, एक पौधे के समान इसका विकास करना चाहता हूँ जो स्वतः ही फले फूले आगे बढ़े, ताकि जो सदस्य राष्ट्र इसका बने वो पूरे तन मन धन से समर्पित होकर के इस समुदाय के लिए काम करे। तो निश्चित रूप से यूरोप एक आर्थिक शक्ति भी बनेगा, एक संयुक्त संगठन बनेगा और साझा नीतियों के आधार पर विकास करके अपनी यूरोपीय प्रतिष्ठा को बचाए रखने में सफल होगा।